हे विनर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगा जापानीज फाइनेंशियल सीक्रेट्स। वो क्या सीक्रेट्स हैं, क्या कारण है जो जापान को एक वेल्दी कंट्री बनाते हैं, प्रॉस्परस कंट्री बनाते हैं कि जापान दुनिया के टॉप जो टेक कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट में आकर के खड़ा हो जाता है। हाँ, हो सकता है आप पूछो जापान ही क्यों, तो उसका जवाब यह है कि जापान इकलौता ऐसा कंट्री है जिसको वर्ल्ड वॉर के टाइम पर सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। जापान एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर एटॉमिक हमले किए गए, परमाणु बम गिराया गया, हिरोशिमा नागासाकी पूरी दुनिया जानती है। और जब किसी पर ऐसा हमला होता है तो वो जीरो से शुरू करता है, बिल्कुल माइनस से शुरू करता है, तबाह और खत्म हो जाता है। एक ऐसा कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, एक ऐसा कंट्री जिसको बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स को झेलना पड़ता है, भूकंप को झेलना पड़ता है, क्योंकि ऐसी जगह पर है जहां पर जो अर्थ की जो नीचे की प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती रहती हैं। एक ऐसा कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा सुनामीज आते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि हर 2-3 साल में तो एक बहुत बड़ा सुनामी आता है जो जापान के बहुत बड़े हिस्से को खत्म कर जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बाउंस बैक कर जाते हैं, वापस से खड़े हो जाते हैं, वेल्दी बन पाते हैं। और जापान एशिया के टॉप, अगर जीडीपी में देखा जाए तो टॉप कंट्रीज में अपने आप को शुमार कर लेता है। सिर्फ 4-5% लोग ऐसे हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं। कारण क्या है, वो सीक्रेट्स आज आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर इन्हें हमने अपनी जिंदगी में उतारा तो ये आपकी लाइफ में भी बहुत बेहतरीन चेंजेस ला सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। जापान के लगभग सबसे बड़े सेल्फ हेल्प कैटेगरी के ऑथर हैं केन होंडा, जिन्होंने 50 से ज्यादा पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बुक्स लिखी हैं। केन होंडा कहते हैं जापानीज मनी का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है आरिगातो मनी। आरिगातो का मतलब होता है जापानीज में ग्रीट करना, थैंक यू बोलना, किसी को एप्रिशिएट करना। तो केन होंडा बोलते हैं कि हमारे पास एक कल्चर है पैसे को एप्रिशिएट करने का, मनी को एप्रिशिएट करने का। आपको याद होगा फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज में मैंने बहुत से वीडियोस में आपको यह बताया कि जब हम पैसे को लेकर के पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं कि पैसा एक अच्छी चीज है, ऐसा नहीं सोचते कि पैसा बेकार है, कले कलेश का कारण है। जो लोग ये सोचते हैं वो हमेशा पैसे से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जो लोग समझते हैं पैसा एक अच्छी चीज है, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए पैसे की जरूरत है, और यकीन मानो 99.99% प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैसे होने से सॉल्व हो सकती हैं। तो ये पैसे को एप्रिशिएट करते हैं, एक अच्छी चीज मानते हैं कि पैसा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो बहुत सारी चीजों को, हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट कर सकता है। अब ये तो हमने सुना है बहुत बार कि पैसे को इज्जत दो, पैसे को उन्हें सम्मान दो, अपने घर पे आराम से बिठाओ, तब पैसा आपके पास और ज्यादा आता है। लेकिन ये एक और चीज बोलते हैं, आरिगातो इन आरिगातो आउट। यानी जो पैसा आ रहा है उसके लिए भी थैंक यू, आरिगातो, ग्रीटिंग्स, बहुत बहुत शुक्रिया। जो पैसा जा रहा है उसके लिए भी आरिगातो, उसके लिए भी थैंक यू। हो सकता है कई लोगों को ये अजीब लगे कि पैसा जा रहा है तो कैसा थैंक यू, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीजन है जापान के वेल्दी होने का। ये लोग बोलते हैं जब हम पैसा खर्चते हैं तो पैसा खर्च करके हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो पैसे हमने दिए हैं उसके बदले में हमें कुछ मिला है, उसके बदले में हमें जो चीज चाहिए थी वो मिली है, तो पैसे का शुक्रिया। हमने ट्रीटमेंट करवाना था, कोई बीमारी थी, कोई इलाज करवाना था, पैसे गए, उसके बदले में ट्रीटमेंट मिला। कोई चीज लेनी थी घर के लिए, बहुत बढ़िया, पैसे गए, उसके बदले में कोई चीज मिली। तो पैसा गया नहीं है, पैसा एक्सचेंज होकर के किसी दूसरी फॉर्म में हमारे पास वापस से आया है। वो हो सकता है कोई ट्रीटमेंट के तौर पर हमारे पास वापस आया हो, वो हो सकता है किसी क्योर के तौर पर आया हो, किसी जरूरत पड़ने वाली चीज के तौर पर आया हो, एजुकेशन के रूप में आया हो। हम पैसे देते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, किसी कोच को पैसे दिए, उसने हमको बहुत अच्छा कुछ सिखाया हो। तो आरिगातो इन आरिगातो आउट, यानी जाते हुए पैसे को भी कोसते नहीं है, यार ये क्या पैसे ही चले गए। ये देखते हैं कि उसके बदले में आया क्या है, और अगर पैसे ना होते तो उसके बदले में ये जो मिला है मिल नहीं सकता था साहब। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2। ये सेकंड पॉइंट एक बहुत अमेजिंग पॉइंट है। इसको बोला जाता है जापान में काकिबो। काकिबो इज एन आर्ट ऑफ सेविंग मनी। काकिबो एक बजटिंग मेथड है जापान का। एक ऐसा मेथड है जिसमें वो लोग बजट बनाते हैं और किसी भी खर्चे को करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसा नहीं आरिगातो इन आरिगातो आउट, 50,000 आतो 50,000 ही जातो ना जातो। ये बजटिंग करते हैं काकिबो के तहत, और ये अपने आप से किसी भी खर्चे को करने से पहले 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, पावरफुल क्वेश्चंस। तो ये लोग जब अपना बजट बनाते हैं तो नीड की सारी चीजें देख ली, रोटी है, कपड़ा है, उसके बाद दाल चावल दूध तेल पानी, जो भी सब कुछ होता है एफएमसीजी का बजट बनाने के बाद, जो बाकी की चीजें बचती हैं जो नीड की कैटेगरी में नहीं आती, उनका भी एक बजट बनाते हैं। और उसको लिखने से पहले ही अपने आप से 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहला, सपोज नया नया आईफोन आया, बहुत महंगा, लाखों रुपए का, यानी किडनी बेचने तक की नौबत लाने वाला, तो ये उसको खरीदने से पहले अपने आप से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें सबसे पहला है कैन आई लिव विदाउट दैट आइटम। क्या मैं इसके बिना जी सकता हूं?
ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी जिंदगी और मौत की बात है, नहीं, रोटी खाना बहुत जरूरी है, पानी पीना बहुत जरूरी है, बिजली का बिल भरना पड़ेगा, दूध के पैसे देने पड़ेंगे, ये नीड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के साथ जो फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं ये वांट की कैटेगरी में आते हैं, चाहत की कैटेगरी में आते हैं। और उस चाहत में अगर ये 5 क्वेश्चंस पूछें, पहला, क्या मैं इसके बिना जी सकता हूं, कैन आई लिव विदाउट दैट आइटम। सेकंड, ये क्वेश्चन पूछते हैं, कैन आई अफोर्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ माई करंट फाइनेंशियल सिचुएशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ माई फ्यूचर प्लानिंग। क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं अभी की मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से, अभी जो मेरे पास पैसे हैं, या जो मैं फ्यूचर में प्लान कर रहा हूं घर लेने का, ये लेने का, उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने पैसे जोड़ने हैं, क्या मैं अभी इस आइटम में ये स्पेंड कर सकता हूं। सेकंड क्वेश्चन ये पूछते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं, विल आई एक्चुअली यूज इट। क्या इसको लेने के बाद हम इसे यूज भी करेंगे। बहुत सारी चीजें एक इंस्टेंट इमोशन के आने से ली जाती है, एकदम से इमोशन उठा के यार ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद वो 2 साल तक पड़ी रहती है। लेकिन ये अपने आप से सवाल पूछते हैं कि क्या इसको लेने के बाद हम इसे यूज करेंगे। बहुत से पेरेंट्स जिनको अपने अपने शौक नहीं पूरे कर पाए, वो अपने बच्चों के भर भर के टॉयज लेके आते हैं, बड़ी बड़ी चीजें लेकर के आते हैं। वो 24 घंटे के बाद बच्चा उस टॉय को दोबारा देखता भी नहीं है, और बच्चे को ये पता भी नहीं है कि इसके लिए 5,000 लगे हैं, 500 लगे हैं, 100 रुपए लगे हैं या लाख रुपए लगा है। उसके लिए वो एक जस्ट एन अनदर थिंग है, जिसके बदले में वो रिमोट से भी, टीवी के रिमोट से भी खुश हो सकता था। लेकिन क्योंकि उस पेरेंट को अपनी कुछ सेटिस्फैक्शन को, इनर सेटिस्फैक्शन को पूरा करना है, इसलिए वो सोचता है कि हाँ, हम अपने बच्चों को टॉय नहीं दिलवाएंगे। लेकिन वो 24 घंटे के बाद पूछा नहीं जाएगा, विल आई एक्चुअली यूज इट। ये वो सवाल अपने आप से पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज देखी एकदम से और लगा कि यार ये 4 के साथ एक फ्री मिल रहा है तो ये ले लेते हैं, लेकिन पता लगा वो 4 छोड़ो, वो एक भी यूज नहीं होना था, फ्री वाला भी। तो विल आई एक्चुअली यूज इट, क्या मैं इसे यूज करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने आप से पूछते हैं कि क्या मेरे पास जगह है इसको रखने के लिए, डू आई हैव द स्पेस फॉर इट। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने आप से लास्ट पूछते हैं कि ये जो चीज मैं ले रहा हूं, इसको लेने के बाद मैं कैसा फील करूंगा। एक्साइटेड फील करूंगा, इंडिफरेंट फील करूंगा, हैप्पी फील करूंगा। लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कैसा फील करूंगा, और ये जो मेरी फीलिंग है ये कितनी देर तक लास्ट करेगी। ये जो फीलिंग है ये कितनी देर तक रहेगी। बहुत सारी चीजें हम ऐसी ले लेते हैं जिसको लेने के बाद अमेजिंग सी फीलिंग आ रही होती है, मजा आ गया यार, ये चीज तेरे भाई ने ले ली, पता है, फोन ले लिया नया। लेकिन ये फीलिंग एक दिन से ज्यादा टिकती नहीं है, और फिर उसके बाद कोई उससे भी बड़ा फोन ले आता है, और फिर एक और चुल अंदर से मचने लगती है कि यार अब ये वाला फोन लिया जाए। तो ये 5 क्वेश्चंस अगर हम भी अपने आप से पूछें कि क्या इसके बिना मैं जिंदा रह सकता हूं, मैं इसके बिना ये जो चीज मैं चाहता हूं, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं बेस्ड ऑन माय करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस, कैन आई एक्चुअली यूज इट। क्या लेने के बाद मैं इसे यूज करूंगा, या 24 घंटे के बाद मैं इसे देखूंगा तब तक नहीं, या 2-4-5 दिन इसके बाद शौक पूरा हो जाएगा और फिर मैं ये हजारों रुपए की चीज बर्बाद कर दूंगा। क्या मेरे पास जगह है इसको रखने के लिए। और लास्ट चीज, मुझे इसको लेने के बाद कैसा इमोशन आएगा, कैसा मैं फील करूंगा, हैप्पी फील करूंगा, एक्साइटेड फील करूंगा, और वो जो फीलिंग है वो कितने दिन तक बरकरार रहेगी जिसके लिए मैं ये पैसे खर्चने वाला हूं। तो ये काकीबो के मेथड को आप भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपको भी वेल्दी बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमलिज्म। ये लोग बहुत ही मिनिमलिस्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा मिनिमलिज्म को फॉलो करते हैं। ये उतनी ही चीज खरीदते हैं जैसे हमने अभी काकेबो में देखा। ऐसा नहीं है कि आरेगा तो आउट का मतलब है कि धक्का मारते जाओ, जो पैसा आए, 50 आए उससे पहले 60 को धक्का मार दो, ईएमआई बांध लो, एक बंधुआ मजदूर बन जाओ फोन के, कि जो पैसा आगे भी आएगा वो इस फोन के लिए आएगा, मेरे लिए नहीं आएगा। नहीं, ये मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। काकीबो में हमने देखा कि जिस चीज की जरूरत है वही चीज लो, यही इनको वेल्दी बनाती है। बड़ी बड़ी टफ सिचुएशंस आने पे दोबारा से ये लोग वापस खड़े हो जाते हैं। और बहुत से लोग जो इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं, मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट को, वो जब उनकी लाइफ में जब टफ सिचुएशंस आती हैं तो वो लोगों के आगे हाथ फैलते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक टाइम पर जब हमारे पास था, हमने उसको प्रिजर्व नहीं किया। तो मिनिमलिज्म यानी कम से कम। आप देखोगे जापानीज, अगर आप फोटोज देखोगे, जापान के लोगों के घर की फोटो देखोगे, तो अगर आप बेडरूम की फोटो देखोगे तो आपको बहुत से घरों में तो बेड भी नहीं मिलेगा। नीचे सिंपल बेड, ये जो मैट्रेस होते हैं वो लगाए होते हैं, और उसके ऊपर जो है चादर बिछाई होती है, और कमरे में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। खाने के लिए अगर आप किचन में जाओगे तो गिनती की उतनी ही चीजें दिखेंगी, उतने ही प्लेट्स या उतने ही वो दिखेंगे जितने में ये लोग खाना खा सकते हैं या 2-4-5 गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े शो पीस नहीं दिखेंगे, बहुत बड़े बड़ी ऐसी चीजें घर में सजाई हुई नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि जितनी ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगी उतनी ज्यादा फ्रेश एयर हमारे घर में आ पाएगी। और ये एक रिसर्च बताती है कि आपके घर पर जितना ज्यादा स्पेस होता है उतनी फ्रेश एयर आती है, उतनी अच्छी एयर आपको मिलती है, क्योंकि जो आपने जगह फर्नीचर से भर दी उसकी जगह एयर ऑक्यूपाई
कर सकती थी। ये बहुत बड़ा कारण बन रहा है। आपको फैक्ट बताता हूं, बहुत से लोगों का जो जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, उनके घर भरे पड़े हैं, जगह ही नहीं है। अब आप सोचो कि उसी जगह पर फ्रेश एयर ज्यादा आ सकती थी उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये तो एक छोटा सा कारण है, लेकिन ये लोग मिनिमलिज्म को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये इनको हैप्पी लाइफ देता है। जितना कम कचरा, जितना कम क्लटर, उतनी कम परेशानी, उतनी कम सफाई, उतने कम घर में दिक्कत नहीं होगी, उतने कम पैसे खर्च होंगे, उतना ज्यादा सेटिस्फाइड आप रहेंगे, उतनी ज्यादा चीजों को मेंटेन करने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जापानीज। क्या आप भी करेंगे आज के बाद? और अगर करेंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। बहुत चीजें भर लाओ, ये भी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन अब लगता है कि सिर्फ वो चीज लो जिसकी जरूरत है, और जिसकी जरूरत नहीं है उसको डीक्लटर करो, अपने घर से बाहर निकालो, किसी दूसरे इंसान को दो, किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में वैल्यू ऐड करेगा, नहीं तो जगह बनाओ और हवा आने दो। नेक्स्ट पॉइंट है, दे फोकस ऑन मेंटल कैपेसिटी रादर देन मटेरियल कैपेसिटी। ये लोग अगर खर्च करना भी होता है तो सबसे पहली प्रेफरेंस देते हैं अपने माइंड को, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को, अपनी ग्रूमिंग को, अपने ऊपर खर्च करने पर बिलीव करते हैं। ज्यादा से ज्यादा सीखो, ज्यादा से ज्यादा जानो। यही तो कारण है कि जापान टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में सबसे तेज ग्रो करने वाले कंट्रीज की लिस्ट में आ गया। एक ऐसा कंट्री जो तबाह कर दिया गया, जीरो कर दिया गया, वो टेक्नोलॉजी में आज बड़े बड़े देशों का बाप बना बैठा है। कारण क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। मेरा वर्ड याद रखना, मेंटल कैपेसिटी पे फोकस करते हैं, मटेरियल कैपेसिटी पे नहीं फोकस करते। लेकिन यही वो कंट्रीज, वो लोग जो अपनी मटेरियल कैपेसिटी, ये भी जोड़ लो, वो भी बढ़ा लो, ये भी खरीद लो, वो भी, मटेरियल कैपेसिटी पे फोकस करते हैं। और जिस दिन दिक्कत आती है वो मटेरियल कैपेसिटी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती। उस टाइम पे हेल्प करती है आपकी मेंटल एजिलिटी, आपकी मेंटल कैपेसिटी की आपको आता कितना है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं। एक इंसान जिसको 1 करोड़ रुपए उसने जीत लिए, कहीं कौन बनेगा करोड़पति, कोई विरासत में मिल गए कहीं से। एक इंसान जिसने 1 करोड़ कमाने सीख लिए, जब कोई दिक्कत आएगी, दोनों के 1 करोड़ चले जाएंगे, तो ये दोबारा से नहीं कमा सकेगा। लेकिन ये जिसने सीखा है, जिसने अपने ऊपर फोकस किया है, वो दोबारा से जो खोया था उसको पा सकता है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इसलिए अपनी मेंटल कैपेसिटी पर जरूर फोकस करना चाहिए। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं रेगुलरली बहुत सी वर्कशॉप्स करता रहता हूं, कम्युनिकेशन स्किल्स पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, देखिए कि कौन सा लेटेस्ट वर्कशॉप चल रहा है जिसमें आप भी एनरोल करके कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और अपने आप को एक बेटर मेंटल कैपेसिटी के साथ टॉप रेंज में ला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करेंगे, मुझे बताएंगे, तो मुझे भी उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि मेरे किए हुए काम को लोग पसंद कर रहे हैं और आपकी जिंदगी में ये कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूंगा जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाते रहेंगे और आपकी लाइफ को बेटर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर के जाते रहेंगे। जुड़े रहिए, प्यार बांटते रहिए, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।